नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज निधन हो गया। आज सुबह 5:30 बजे लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। आपको बता दें, लंबे समय से वे लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। बीमारी के बाद वे वहां पर एडमिट थे। दरअसल कुछ दिनों के लिए वे लखनऊ पहुंचे हुए थे और उसी दौरान वे बीमार हुए। उन्हें लिवर और किडनी में इन्फेक्शन हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। लगातार उनकी सेहत को लेकर डॉक्टर्स जानकारी दे रहे थे। उम्मीद थी कि वे जल्द स्वस्थ होकर वापस मध्य प्रदेश लौटेंगे, लेकिन लगातार उनकी सेहत में उतार चढ़ाव चलता रहा और उसके बाद आज उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो लगातार सक्रिय रहे और सक्रिय राजनीति में रहने के दौरान उन्होंने कई प्रयोग किए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठजोड़ की शुरुआत किस तरह से हुई, कैसे बीजेपी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उसके भी वे साक्षी रहे और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका उनकी देखने को मिली है। तो कैबिनेट की बैठक में भी राज्यपाल लालजी टंडन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लालजी टंडन में अद्भुत शक्ति थी, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। हर क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया जाएगा। जीवन भर समाज सेवा में वे लगे रहे। मध्य प्रदेश में 5 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। मध्य प्रदेश में 5 दिन के राजकीय शोक और आज 1 दिन की सरकारी अवकाश की घोषणा की गई है और साथ ही साथ उनके योगदान को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया। उन्होंने अपने कैबिनेट के सभी साथियों को इस बारे में जानकारी दी और कैबिनेट बैठक को स्थगित किया गया। फिर उन्होंने कहा कि वे स्वयं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लखनऊ रवाना हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो पहले भी जब उनकी सेहत ठीक नहीं थी तब प्रदेशाध्यक्ष के साथ वे लखनऊ पहुंचे थे मेदांता में उनसे मुलाकात करने के लिए। तब वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया था। उन्होंने सिर्फ देखकर मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आई थी। इस बात की जानकारी भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बैठक के दौरान दी है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्होंने नवाचार किया है, नए नए प्रयोग किए हैं। उन्होंने गौशाला राजभवन में शुरू की थी और उस गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने का काम उन्होंने किया था कि उस गौशाला में खर्च जो होगा वो उस गौशाला से ही निकले। हमारे गवर्नर साहब आज तक गवर्नर ही थे, उनके सम्मान में 5 दिन का राजकीय शोक रखा जाएगा। राजकीय शोक में जो व्यवस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज झुका रहेगा, कोई मनोरंजनात्मक कार्यक्रम नहीं होंगे इत्यादि जो व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुरूप निर्देश जारी किए जाएंगे। हमारे गवर्नर साहब तो सुना आपने 5 दिन का राजकीय शोक रखने वाला है। प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज सुबह निधन हो गया। कुछ दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। उन्होंने 85 वर्ष की उम्र में लखनऊ के एक अस्पताल में अंतिम सांसें ली। लालजी टंडन के बेटे और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन ने ट्वीट कर अपने पिता के निधन की जानकारी दी। लालजी टंडन को 11 जून को स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बाद लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी अनुपस्थिति में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया। वो राष्ट्र सेवा में लगे रहे। हर एक क्षेत्र में उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा।
माननीय टंडन जी सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता के प्रतीक थे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भले उनका कार्यकाल अल्प रहा हो, लेकिन उन्होंने सदैव हमें जनहित में मार्गदर्शन भी दिया, प्रेरणा भी दी। श्रद्धेय लालजी टंडन के निधन से सभी मध्य प्रदेशवासी स्तब्ध हैं। यह मध्य प्रदेश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। श्रद्धेय लालजी मध्य प्रदेश के केवल राज्यपाल नहीं, एक पालक की भूमिका में थे। मन बहुत आहत है। गवर्नर के रूप में नहीं, मेरा पूर्व से भी उनसे लंबा परिचय रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अपना अलग स्थान रखा। जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से वो एक रहे। देखिए, आज हमारे लिए मध्य प्रदेश के लिए तो एक दुखद समाचार है, क्योंकि लालजी टंडन जी हमारे महामहिम राज्यपाल के पद को सुशोभित करते थे। साथ में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के साथ साथ वो उत्तर प्रदेश के जननेता थे। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में और राज्यपाल के रूप में समाज को जोड़ने में ही लगे रहे। उनका जाना एक बड़ी क्षति है। हाँ, मैं अपने ओर से, मेरे विधानसभा के सभी वोटर के ओर से, सभी इष्ट मित्रों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारे राज्यपाल श्री लालजी टंडन साहब भगवान को प्यारे हुए, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनको अपने चरणों में जगह दे। बड़ी खबर उज्जैन से मिल रही है। उज्जैन पुलिस को इनाम की राशि मिलेगी। यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने पर जो इनाम की घोषणा हुई थी, उस इनाम की राशि को उज्जैन पुलिस को दिया जाएगा। पुलिस की कमेटी तय कर रही है इनाम की राशि के लिए नाम। आखिर फिर कौन कौन के रहेंगे? यूपी पुलिस ने विकास दुबे पर 5 लाख रुपए की घोषणा की थी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, इसमें कौन कौन के नाम रहेंगे? क्या वो होमगार्ड का जवान भी होगा जिसने सबसे पहले विकास दुबे को देखा, उसके बारे में जानकारी दी? क्या वो दुकान का मालिक भी होगा जिसके दुकान में उसने बैग रखा था और पहचान की गई थी? आनंद, लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। उज्जैन से गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई थी। उसे पकड़ा गया था उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर से, जिसके बाद अब ये चर्चा बहुत ज्यादा तेज थी कि आखिर विकास दुबे की जो इनाम की राशि है वो आखिर किसे दी जाएगी, उसका आखिर किसे अब सौंपा जाएगा उस राशि को। तो इसके बारे में अब ये जानकारी स्पष्ट हो चुकी है कि उज्जैन पुलिस को ये राशि दी जाएगी। लेकिन अब एक सवाल यहां पर ये खड़ा हो रहा है कि उज्जैन पुलिस को जब ये राशि दी जा रही है तो फिर कौन कौन इस राशि का हकदार होगा, इस इनाम का हकदार होगा, उसमें कौन कौन के नाम रहने वाले हैं? पुलिस कमेटी अब इन नामों को तय करने वाली है और एक लिस्ट बनाई जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, उज्जैन पुलिस को ये इनाम की राशि मिल रही है, सवाल ये कि आखिर इसमें कौन कौन शामिल रहने वाला है? क्या वो होमगार्ड का जवान भी होगा जिसने सबसे पहले विकास को देखा? क्या वो शख्स भी होगा जिसकी दुकान पर विकास बैग लेकर पहुंचा था? और कौन कौन इसमें शामिल किए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कानपुर के जो एडिशनल एसपी हैं वहां से एक पत्र यहाँ पर उज्जैन एसपी को मिला है, और इसी को लेकर उज्जैन एसपी ने 3 सदस्यीय जो है टीम गठित की है, जिसमें 3 एडिशनल एसपी को यहाँ पर रखा गया है। और वो ये तय करेंगे पूरी जांच होगी उसमें, और उसके बाद ये तय करेंगे कि ये इनाम किसको दिया जाएगा। फिलहाल 3 से 4 नाम ऐसे सामने आ रहे हैं जिनको इनाम मिलने की संभावना हो सकती है, जिसमें एक वो फूल वाला जिसने सबसे पहले पुलिस को सूचित किया था, जिसके बाद 2 गार्ड जिन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। तो फिलहाल अभी पुलिस किसी भी जो है नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन जो है अभी बताया यही जा रहा है कि 3 सदस्यीय जो है समिति को गठित कर दिया है, और उसके बाद छानबीन होने के बाद ही ये तय किया जाएगा कि आखिर 5 लाख की इनाम राशि किसको दी जाए। आनंद, एक सवाल ये भी कि क्या वो चाटा मारने वाला जवान भी इसमें शामिल रहेगा जिसे डर भी लग रहा था, जिसने सुरक्षा की भी मांग की थी? बिल्कुल, देखिए, उन सभी लोगों को शामिल किया जा रहा है जो वीडियो फुटेज में भी दिख रहे हैं, और लगातार जो उज्जैन एसपी के संपर्क में थे, जिन्होंने सबसे पहले उज्जैन एसपी को भी यहाँ पर जो है इस बात की सूचना दी थी। तो इसीलिए 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है, ताकि जो वाजिब हो, जिन लोगों ने सच में उस वक्त काम किया हो, जिन लोगों ने उसकी पहचान की हो, जिन लोगों ने आइडेंटिफाई किया हो, उन्हीं को ये इनाम दिया जाए। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर हमारे सहयोगी आनंद बता रहे हैं कि आखिर
जो राशि है वो उज्जैन के उन जवानों को दी जाएगी जिन्होंने यूपी के गैंगस्टर को गिरफ्तार किया था। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने नया प्लान तैयार किया है। कांग्रेस बताएगी किसानों की जुबानी कर्ज माफी की कहानी। कर्ज माफी वाले किसानों का वीडियो तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस ये वीडियो तैयार कर रही है। किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता ये वीडियो तैयार करवा रखे हैं। सोशल मीडिया पर अपलोड ये वीडियो किए जाएंगे। वीडियो के जरिए जनता को कर्ज माफी की जानकारी दी जाएगी। तो ये वही कर्ज माफी का मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी और उसके बाद से बीजेपी लगातार कर्ज माफी न होने की बात कह रही थी और अब उपचुनाव में कांग्रेस फिर से कर्ज माफी के मुद्दे को भुनाने जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या ताजा जानकारी, किस तरह से जो प्लान है वो बदल रहे हैं अब? बिल्कुल, देखिए, किसान कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा इस समय बना हुआ है और इसको उपचुनाव में बीजेपी ने भी कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्लान तैयार किया है और लगातार बीजेपी के नेता इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि किसान कर्ज माफी एक धोखा साबित हुई है। और इसी को अब जवाब देने के लिए कांग्रेस ने प्लान तैयार किया है कि जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है वहां पर किसानों के कर्जा माफी की सूची तैयार की गई है, जो कि विधानसभा स्तर पर प्रभारियों को भेजी गई है। और अब किसान के बैनर तले किसानों के वीडियो तैयार किए जाएंगे जिसमें किसान अपनी जुबानी बताएंगे कि उनका कर्जा माफ हुआ है या नहीं, और हुआ है तो कितना हुआ है, और इसको सोशल मीडिया पर वायरल किया जाएगा ताकि जहां पर उपचुनाव होना है वहां पर लोगों को जानकारी दी जाए। तो एक नई अभियान में अब एमपी कांग्रेस जुटती हुई नजर आ रही है और उन तमाम मुद्दों को जवाब देने की तैयारी की जा रही है जिसमें गड़बड़ी होने का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन अनुराग, एक बार फिर क्या पब्लिक भ्रम में रहेगी? क्योंकि अगर कांग्रेस इस तरह के वीडियो जारी कर ये बताएगी कि हमने कर्ज माफी की है और बीजेपी लगातार इस बात को प्रचारित करेगी कि कर्ज माफी सही तरीके से नहीं हुई है, तो क्या एक बार फिर भ्रम में जनता रहेगी और फिर उपचुनाव के मुद्दे कुछ और कहीं और डाइवर्ट होते दिखाई देंगे? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर जिन मुद्दों को इस बार चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है उसमें किसान कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। 2018 के चुनाव से पहले भी कांग्रेस ने कर्ज माफी के मुद्दे के सहारे सत्ता हासिल की थी और अब उसी मुद्दे को जनता के बीच में ले जाने की तैयारी की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता जहां पर चुनावी कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं वहां पर इस बात का आरोप लगाया जा रहा है कि जो दावा कांग्रेस सरकार ने कहा था या तत्कालीन जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे राहुल गांधी, उस पर अमल होने का काम नहीं हुआ है और इसी के आरोप लगातार जो है बीजेपी कांग्रेस के ऊपर लगाती आ रही है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी इसका जवाब देने की कोशिश में जुटी है कि किस तरीके से किसानों का कर्जा माफ हुआ है। कुल मिलाकर जनता के बीच में कर्ज माफी बड़ा मुद्दा रहने वाला है। दोनों सियासी दल अपने अपने स्तर पर ये बताने की कोशिश में जुटे हैं कि कर्जा माफ हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन अब जनता तय करेगी कि उनके इलाके में कर्जा माफ हुआ है या नहीं और उसका असर चुनाव पर कितना पड़ता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अनुराग, जिस कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के ही कई बड़े नेता आरोप कांग्रेस के नेताओं पर लगा चुके हैं, वो आखिर वापस से अब इस वीडियो के जरिए संदेश क्या देना चाहेगी या अब उपचुनाव में देखने वाली बात को? बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ा प्लान कांग्रेस तैयार कर रही है। उपचुनाव में कांग्रेस नए प्लान के साथ मैदान में उतरने वाली है। कांग्रेस किसानों की जुबानी कर्ज माफी की कहानी बताने की तैयारी में है और वीडियो अब बनवाए जाएंगे जो किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनके जरिए वीडियो बनवाकर वायरल किए जाएंगे। और चलिए अब खबरें देखते हैं सरपट अंदाज में। लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन ने ट्वीट कर निधन की जानकारी दी और कहा, बाबूजी नहीं रहे। पीएम मोदी ने लालजी टंडन के निधन पर दुख जताया और कहा कि ईश्वर उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लालजी टंडन के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनका मार्गदर्शन लंबे समय तक हमें मिला है। उन्होंने अपनी नीतियों से बीजेपी फॉर यूपी को सशक्त किया है। राज्यपाल लालजी टंडन का निधन, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख प्रकट किया है। ईश्वर परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी टंडन के निधन पर दुख व्यक्त किया है और ईश्वर से उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की बात कही। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी टंडन के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि उनके निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख पहुंचा है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने लालजी टंडन के निधन पर दुख जताया और कहा कि ईश्वर उन्हें श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने दुख जताया है, कहा ईश्वर उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लालजी टंडन के निधन पर शोक प्रकट किया है और कहा कि ईश्वर उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। बीजेपी नेता राकेश सिंह ने लालजी टंडन के निधन पर दुख व्यक्त किया है और कहा कि ईश्वर उनके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति दे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लालजी टंडन के निधन पर शोक प्रकट करते हुए लिखा कि संघ की सेवा भावी चरित्र की पीढ़ी अब समाप्त होती जा रही है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने भी लालजी टंडन के निधन पर दुख जताया है और कहा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लालजी टंडन के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है और कहा है कि ईश्वर उनके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति दे। कैबिनेट बैठक में लालजी टंडन को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद बैठक स्थगित की गई। सीएम बोले हर क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 5 दिन का राजकीय शोक रहेगा। भोपाल में आज से आरएसएस का मैराथन मंथन शुरू होने जा रहा है। 5 दिनों तक का संघ की वर्किंग ग्रुप की बैठक चलेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इसमें शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। सूबे में 173 नए मरीज मिले गए। रायपुर में सबसे ज्यादा 66 मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। अभी तक 28 कोरोना पीड़ितों की जान चली गई। आज रात 12 बजे से छत्तीसगढ़ में फिर से लॉकडाउन रहेगा। परिवहन की सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेगी। आज से ही लंबी दूरी की बसें बंद कर दी गई। मध्य प्रदेश में 23,000 के पार कोरोना के केस पहुंच चुके हैं। 15,801 स्वस्थ हो चुके हैं तो 737 की जान चली गई।